Good afternoon, all of you. My name is Tej Prakash. I am a lecturer of the Department of Civil Engineering, College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we will discuss about the BRIC. आज हम ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर ब्रिक के ऊपर होगा। ब्रिक building bricks are may be defined as the structural unit, the safe and convenient size that are made of suitable clay and different process molding involving molding, drying, burning. ब्रिक्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे हम इसको बनाते हैं। उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है और कन्वीनियंट साइज होता है। हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप होता है उसका, ठीक है। और हम उसको किले से बनाते हैं, जिसमें कई सारे प्रोसेसेस आते हैं। पहले आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ किले में, तो उसके बाद मोल्डिंग्स आएगा आपका, फिर आपका ड्राइंग आएगा, फिर लास्ट में आपका बर्निंग आता है। ब्रिक्स का हम यूज सदियों से होता आ रहा है, एंशियंट टाइम से होता आ रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हो, द ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना, सबसे बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, वो भी ब्रिक्स से ही बनाया गया है, ठीक है। और इंडिया की बात करते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमारा क्या है, उसका ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स बने होते थे। जैसे ग्रेट वॉथ हो गया, या फिर ग्रेनरीज के लिए हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर्स ब्रिक्स से ही बने होते थे। It believes that it was Egypt that bricks were used some 6,000 year ago। इसको हम 600 साल पुराने से भी हम इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मेन शहर थे, मेन सिटीज थे, जैसे आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें हमारा ब्रिक्स का यूज हो रहा था। ब्रिक्स का यूज एंशियंट टाइम से लेकर के अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। उसका साइज है, वेट कम होता है, और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसका साइज और अपीयरेंस अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। सबसे पहले इस मटेरियल्स का सबसे पहले यूज किया गया था, स्टोन से भी पहले इसका यूज किया गया था, क्योंकि इजीली वर्केबल होता है। द मोस्ट पॉपुलर एंड लीडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आज के टाइम पे ब्रिक्स का जो यूज है वो कम होता जा रहा है। वो उसकी जगह पे आपके कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स ने ले लिया है, लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स ने ले लिया है। और आज के टाइम पे जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर्स का एक पूरा स्केलेटन बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसके पार्टीशंस के लिए हम ब्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर्स का लोड आपकी फाउंडेशंस के बाद में आपके वो होंगे कॉलम्स, पिलर्स एंड बीम्स और स्लैब्स के ऊपर आता है। फिर उसके बाद में हम ब्रिक्स का यूज सिर्फ पार्टीशंस के लिए यूज कर रहे हैं। और रूरल एरियाज में इसका वो ज़्यादा यूज हो रहा है ब्रिक्स का, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, ज़्यादा सूटेबल क्यों है, इसके रीजंस हैं कुछ। फर्स्ट है आपका लो कॉस्ट। सबसे पहले क्या है, इसकी लो कॉस्ट होता है, बहुत सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है। और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा क्या है, बहुत इजी होता है, और इजी टू वर्क विद। आप इस पे आसानी से आप काम कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो इसका वेट क्या है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है। इसीलिए हम क्या है, ब्रिक का ज़्यादा प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू अदर मटेरियल्स लाइक स्टोन्स हो गया, आपका कंक्रीट ब्लॉक्स हो गए। इन सब के कंपैरिजन हमारा क्या है, काम करना इस पे आसान होता है, ओके। अब ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, जैसे उसका साइज क्या है, नॉमिनल साइज क्या है, उसका वेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन आप इसके लिए ले सकते हो। अगर ब्रिक के बारे में पढ़ ले तो इस ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ब्रिक्स के साइज क्या है, अलग अलग साइज की आपकी ब्रिक्स मिलती हैं। जैसे स्टैंडर्ड साइज आपका हो गया आपका 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर है, बट ये स्टैंडर्ड साइज है। ये इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जैसे जिस टाइप की आपको ब्रिक चाहिए, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से लोगों ने अपना ब्रिक का साइज चेंज कर लिया, ब्रिक का साइज बना लिया। जैसे यूपी में
नॉमिन वो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल साइज आपका यूज होता है 23, कभी कभी 21 का इसका लेंथ मिलती है, 22, 21। अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम ब्रिक का साइज लोगों ने अपने यूज किया है। जैसे आप अगर हम इंजीनियरिंग पर्पजेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज आपका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर्स होता है। और नॉमिनल साइज क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, जब ब्रिक्स का यूज हम उसमें किसी मिसोनरी में या चिनाई में कर लेते हैं तब हमारा इसका साइज आता है 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो ऐड हुआ है वो मोटार की जो विड्थ होगी वो होगा हमारा, ठीक है ना। एक आता है ट्रेडिशनल साइज जो हम यूपी बिहार इनमें ज्यादा मिलता है। ट्रेडिशनल साइज आपका क्या है 23 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। अब आता है इसका फ्रॉक्स। ब्रिक्स जब हम बनाते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा ग्रुप होता है, जगह खाली होती है, उसको हम कहते हैं फ्रॉक कहते हैं। उसका साइज भी हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, देखा होगा आपने। उसका यूज आप सॉरी 10 सेंटीमीटर की लेंथ होगी और उसका विड्थ 4 सेंटीमीटर होगा और उसकी जो हाइट है जो डेप्थ है उसकी वो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। फ्रॉक का यूज बेसिकली हम करते हैं ब्रिक की बॉन्डिंग के लिए। जो हम जो लेयर्स डालेंगे जो कोर्स डालेंगे, हिंदी में आप रद्दे कहते हो, उनको बॉन्डिंग जो बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करेंगे एक ब्रिक का दूसरे ब्रिक के साथ में वो अच्छे से बॉन्ड बना सके, इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें फ्रॉक का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉक देते हैं। और फ्रॉक का यूज जो कंपनीज उसको बना रही हैं या बट्टे वाले इसको ब्रिक को बना रहे हैं उसमें उसका यूज करते हैं वो अपने प्रमोशंस के लिए। कभी देखा होगा उसमें साफिया बना है, ओम बना है, या फिर कुछ ऐसी सारी चीजें हम इसका यूज करते हैं। ओके। जो इसका वेट होगा, जो एवरेज वेट होता है जो 1 क्यूबिक मीटर्स, 1 क्यूबिक मीटर्स में हम अगर वेट को देखेंगे, एक क्यूबिक मीटर में अगर ब्रिक्स हम भरते हैं देखते हैं तो उसमें क्या है 1800 केजी का वेट आएगा। क्योंकि उसका जो एक ब्रिक का एवरेज एज होगा 3 केजी से लेकर के 3.5 केजी का होता है। अगर हम 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स को भरेंगे तो उसका वेट क्या है 1800 केजी होता है, या डेंसिटी आप इसका। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स, अग ये क्या है, अगर मान लीजिए हम ब्रिक्स का यूज मिसोनरी में कर चुके हैं, हम चिनाई में लगा चुके हैं, तो उसमें हम 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आती हैं। ठीक है। अगर हम ऐसे ही चिट्टा लगाते हैं बिना मिसोनरी के ऐसे ही खड़ा करते हैं तो उसमें क्या है हमारे 650 के आसपास ब्रिक्स हमारी अवेलेबल होंगी। और डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स हमारी शुड बी 1700 टू 19 केजी पर सेंटीमीटर, 1900 केजी पर सेंटीमीटर जो मीटर की क्यूब होता है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे, हम इनका यूज कैसे उसके उस पे कर सकते हैं, स्टोन की जगह पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, लाइट वेट होता है, यूनिफॉर्म साइज होगा, यूनिफॉर्म सेफ एंड साइज होगा, क्योंकि जो स्टोन्स को हम जब निकालते हैं उसकी क्वेरिंग हो गई, उनकी ड्रेसिंग हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनके साइजेस भी बहुत हैवी होते हैं। और उसको यूनिफॉर्म सेफ एंड साइज में लाने के लिए भी बहुत सारा लेबर वर्क और खर्चा बहुत हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मोल्डिंग ऑफ रिक्वायर्ड साइज। जिस टाइप में आपको, जिस शेप में आपको साइज वो चाहिए, ब्रिक चाहिए, आप इजीली आप उसको ढाल सकते हो आप। ठीक है। जैसे 19 का था, कहीं 23 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ हो गई, इजीली लेइंग आप उसको जब इजीली हर जगह उसको बिछा सकते हो, है ना। कहीं भी किसी भी ऊंचाई पे ले जा करके हम कोई भी कंस्ट्रक्शन जैसे कर सकते हैं। चीपर होता है, फायर रेजिस्टेंस हो गया, थिनर सेक्शंस हो गया, यूज द मोटार ऑफ बॉन्डिंग हो गया। इजीली वो क्या है मोटार के साथ बॉन्डिंग कर लेता है क्योंकि उसका सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इजीली ट्रांसपोर्टेशन। इजीली आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, 6-10 हज़ार ब्रिक्स आप इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आप स्टोन्स को इतनी अच्छे से नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो क्योंकि उसका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी हमारी 7800 कुछ आसपास होती है। ठीक है। प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी, आप उसको लार्ज क्वांटिटी में और कहीं भी उसका प्रोडक्शन से इजीली होता है, आप कहीं भी उसका यूज बना सकते हो, कहीं भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। खेतों में अपने वट्टे लगा लेते हैं लोग, है ना। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेन आता है आपका कि जो हमारी ब्रिक्स है, जो अच्छी ब्रिक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसका हम यूज कर सकते हैं अच्छे काम के लिए, अच्छे वर्क के लिए। हमारी बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर्स का जो
ड्यूरेबिलिटी है या अपीयरेंस है जो अच्छी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है शेप एंड साइज। द ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म शेप, ठीक है, यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, एंड प्लेन होना चाहिए, प्लेन और रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, ठीक है, विद पैरेलल साइड एंड शेप एंड स्ट्रेट एजेस, ठीक है। उसका क्या यूनिफॉर्म साइज होना, शेप होना चाहिए, साइज भी उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होने चाहिए अच्छी ब्रिक्स के लिए, ठीक है। और उसके साइड से भी क्या है, वो भी हमारा क्या है पूरा स्मूथ नहीं, बट हाँ दिखने में अच्छा यूनिफॉर्म शेप का लिखना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। चेरी रेड कलर होता है और यूनिफॉर्म कलर होगा हर जगह, उसका एक जैसा कलर होगा। और चेरी टाइप का उसका कलर होता है ब्रिक का, चेरी रेड आप उसको कह सकते हो। हार्डनेस क्या है, ब्रिक्स की जो हार्डनेस, ब्रिक शुड बी हार्ड दैट व्हेन स्क्रैच्ड बाय अ फिंगर नेल ऑन इम्प्रेशन ऑफ मेड इज मेड। अगर हम ब्रिक की हार्डनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए, हम उसका तभी यूज कर सकते हैं। अगर ब्रिक की हार्डनेस अच्छी नहीं है तो वो जल्दी से क्या कहते हैं डिटोरिएट हो जाएगा, जल्दी से वो खराब हो जाएगा। हार्डनेस चेक करने के लिए क्या है करते हैं, हम ब्रिक्स को लेते हैं, आप उसको जा करके साइड पे भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आप फिंगर से उसके ऊपर ऐसे करके स्क्रैच बनाओगे। अगर उसके पास कोई इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, या उसके ऊपर कोई ग्रुप बन रहा है, या आपके अंदर जो मटेरियल्स है वो आपके उसमें आ रहा है, या लाइन बन गई है, तो वो क्या है हमारा ब्रिक्स बेकार है। अगर सिर्फ उसके सरफेस पे सिर्फ सफेद सफेद वाइट वाइट टाइप का एक वो आ जाता है, लाइन बन आ जाता है, तो हमारा क्या है वो हमारा ब्रिक अच्छा है, ठीक है। साउंडनेस उसका अच्छा होना चाहिए, साउंड जो अच्छी ब्रिक होगी वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर दो ब्रिक्स को आप एक साथ स्टफ करेंगे तो वो उसमें से एक मेटेलिक साउंड निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठफ की आवाज आ रही है या फिर उसका साउंड ऐसा ही है, अच्छा नहीं है। मेटेलिक साउंड जैसे हम किसी मेटल को एक दूसरे से स्टक कर रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शंस शुड बी मोर देन 20%, should not be more than 20% if it's dry weight when kept immersed in water for 24 hours के लिए। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन कोई ब्रिक है, हमारी ब्रिक टोटली ड्राई होता है, ठीक है। अगर हम उस ब्रिक को 24 घंटे में आप उसको उसमें इमर्ज करोगे वाटर में, तो हमारा जो अच्छी ब्रिक है वो अपने वेट का, जैसे वेट उसका 3 से लेकर के 3.5 था, वो अपने वेट का 20% से ज्यादा नहीं सोखना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज्यादा सोखती है तो सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। जो अच्छी क्वालिटी की ब्रेक है वो 20% से अपने वेट का ज्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए, अगर हम उसको 24 घंटे तक वो करते हैं, उसमें डुबो के रखते हैं। इसका चेक करने का जरूरत क्या पड़ती है, अब अगर वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर मान लीजिए कोई भी ब्रिक हमारी 20 या 30% से ज्यादा पानी सोख जाती है, जब हम उसको मशीनरी में यूज करते हैं, जैसे हम मोटार बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, तो उसको भी उसमें ही पानी मिलाएंगे, जो ब्रिक का पानी और उसका पानी जब मिल जाता है तो बह करके पानी के साथ में सीमेंट को बाहर ले जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग हो जाना। अगर वो कम पानी सोखती है तो वो पानी उससे सैग्रीगेशन करेगा, उसको वो क्या है क्या कहते हैं उसका उसको जो ब्रिक होगी, जो मोटार का वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, तो फिर उससे क्या है सेग्रीगेशन हो जाएगा, जो सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर mm², उसकी 10 न्यूटन से ज्यादा कम वो नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। वैसे गुड क्वालिटी ब्रिक्स के लिए 5.5 न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो ब्रिक अर्थ होगा वो फ्री होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर से, स्टोन्स एंड ग्रिड से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक तो होगी आपकी अनबर्न ब्रिक, जो कच्ची ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, जो हम उसको मोल्ड करने के बाद उसमें निकालते हैं, जो सॉइल जो धूप में सूखती हैं आफ्टर मोल्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, कच्ची ब्रिक, जिसको हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में आप यूज कर सकते हैं, चीप स्ट्रक्चर्स में, जैसे गांव में पहले झोपड़ी टाइप की बनाते थे, हम मोस्टली उसका यूज करते थे, ठीक है, अनबर्न ब्रिक का। इट इज नॉट प्लेस एक्सपोज टू द हैवी रेन्स, हम उसको वहां यूज नहीं कर सकते जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि वो मिट्टी है, उसके ऊपर पानी आएगा वो बह के चली जाएगी। एक आती है आपकी बरंट ब्रिक, जो पक्की ब्रिक्स होती है, जो जिसका कलर रेड होता है, जिसके बारे में हम अभी सारा
कुछ उसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक होती है, थर्ड क्लास ब्रिक होती है। हम इनका चेक करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जब हम चेक करेंगे, कौन सी फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी, उसके कॉर्नर साफ होने चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, जो अपने वेट का 20% पे पानी ज्यादा नहीं सोखना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक है। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रसिंग स्ट्रेंथ है 10 से लेकर के 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास का भी हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 20% से ज्यादा होता है, 20 to 22% होता है, ठीक है। थर्ड क्लास ब्रिक का हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 25% होता है। फोर्थ क्लास ब्रिक होती है ओवर बरेंट ब्रिक, जिसको हम जामा ब्रिक कहते हैं, जिसे गांव की लैंग्वेज में चटका ब्रिक कहते हैं, जो ज्यादा पक जाती है, जिसका कलर रेड हो जाता है, सॉरी ब्लू टाइप का हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओवर बरेंट ब्रिक, ठीक है। ये क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी क्या है, क्या कहते हैं, 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए। 7.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्लास की क्या 3 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्लास की 40 न्यूटन पर mm² तक चली जाती है आपका, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जिनका हम मिला करके हम ब्रिक्स को हम बनाते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका मेन है एल्यूमिना, जिसको हम क्ले भी कह सकते हैं। एल्यूमिना है जिसकी परसेंटेज जो उसमें होगी, एल्यूमिना की परसेंट, आप आपने सबसे पहले क्या है, जब आप गांव में ब्रिक्स को बनते हुए देखोगे, सिर्फ आपको लगता है कि वो सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है, आपको इनके बारे में नहीं पता होगा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल करके ब्रिक बनी होती है। अगर इनकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है, एक्सेस हो गया या क्या कहते हैं कम हो गया है, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या है, क्या 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 इफेक्ट्स आते हैं ब्रिक्स पे, ठीक है। सबसे पहला है आपका एल्यूमिना। इसकी जो परसेंटेज है 20 से लेकर के 28, सॉरी 20 to 30% होती है, ठीक है। एल्यूमिना की परसेंटेज ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्लास्टिसिटी उसमें प्रोवाइड कराता है। प्लास्टिसिटी मतलब हम उसको ब्रिक को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर देना चाहते हैं, या फिर टाइल्स बनाना चाहते हैं, या फिर किसी और शेप में देना चाहते हैं, तो आप इसको दे सकते हैं, जैसे फ्रॉग उसमें बना देते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराए। अगर इसकी परसेंटेज हमारी क्या है, ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या है, श्रिंकेज आ जाता है। श्रिंकेज क्या है, वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, किसी भी शेप का साइज कम हो जाना, उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। अगर इनकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है एल्यूमिना की, तो श्रिंकेज आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सिलिका। सिलिका जिसे हम सैंड भी कहते हैं, जिसका क्या 50% से लेकर के 60% उसका इसकी क्वांटिटी होती है उसमें। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्रैकिंग का। अगर इसकी परसेंटेज हमारी यूनिफॉर्म है, जो हमें दे रखा है उससे में ही आप इसका यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा क्रैकिंग, वार्पिंग, मोल्ड ना हो जाए, मुड़ ना जाए, श्रिंकेज, इन सबको क्या है बचाता है, इससे बचाता है। इसके फंक्शंस होते हैं, ज्यादा उसका क्या है, ज्यादा उसका वॉल्यूम रिडक्शन ना हो जाए, क्योंकि मोल्ड का साइज हमारा थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। अगर वो उसका साइज हमें 19 चाहिए, इंटू 9 चाहिए, तो उससे कम हो जाएगा, तरीके ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, इसको प्रिवेंट करता है। अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, ब्रिटलनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइम। लाइम क्या है, जो चूना होगा आपका CaO होता है हमारा हमारा जैसे नॉट मोर देन 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका जो मेन काम होता है तरीके से, तो वो बचाता ही है, ठीक है। उसके बाद में हेल्प करता है बाइंडिंग का। ये क्या करेगा, जब हम सीमेंट को मैं हमारा 5% से ज्यादा 5% मिला हुआ है, तो ये क्या करेगा, श्रिंकेज से बचाएगा, और उसका क्या है, बाइंडिंग भी देगा, और मटेरियल्स को हेल्प करेगा चिपकाने में। जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको ब्रिक को गर्म जलाएंगे, बर्निंग करेंगे उसकी, तो उसमें क्या होता है, ये जो इजीली वो क्या है, बर्न हो जाता है, और मटेरियल को हेल्प करता है जलने में ये, ठीक है। और अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, स्वेल्व हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन इसका हो जाता है आपका, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, स्वेल्व हो गया है, सफेद सफेद सा होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन या आयरन ऑक्साइड। इसकी परसेंटेज 5 से लेकर के 6 होता है। ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर प्रोवाइड कराएगा। अगर इसका ज्यादा हो जाता है, ये ब्रिटिल तो कर ही देता है, बिकम द डार्क रेड। जो झामा ब्रिक है, जो चटका ब्रिक है, इसी के परसेंटेज ज्यादा हो जाने से ही होती है। मैग्नीशियम स्मॉल क्वांटिटी है, ये उसको येलो कलर देता है, जिसको हम पीला ब्रिक कहते हैं, और श्रिंकेज को डिक्रीज करता है, और क्या है, डिके ऑफ द ब्रिक्स, और उसमें क्या है, जल्दी से वो डिटोरिएट उसको करा देता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप किस किस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आप उसको कैसे मैन्युफैक्चर करोगे। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन होगा, नेक्स्ट आपका क्या है मोल्डिंग होगा, जिसको हम मोल्ड होगा, हमारा जो साचा होता है उसमें भर के डालते हैं, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद में हमारा क्या है आपका बर्निंग होगा। ठीक है, ड्राइंग के बाद में बर्निंग करेंगे। ये सारे क्या है 4 प्रोसेस होते हैं आपके ब्रिक्स को बनाने के, कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ किले। जो आप मिट्टी का हम बना रहे हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट पहले हमारे पास लैंड होगा जहाँ पे हम ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। उस ऊपर वाली लेयर्स को हम कुछ सेंटीमीटर की लेयर्स को हम हटा देते हैं 10 ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लेयर्स को आप क्या, तो सॉरी कुछ लेयर को हम हटा दें, स्पेसिफिक साइज तो मैं नहीं याद है। उसका क्या है अपर लेयर को आप रिमूव कर देंगे, जिसमें क्या है वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ते हो गए, घास के जो रूट्स हो गए, ग्रेबल्स हो गए, लैम्स हो गए, इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको हटा देते हैं। फिर उसको हटाने के बाद में किले एक्सपोज टू एटमोसफेयर इन बैड कंडीशंस। फिर उसे खुदाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो उसका वेदरिंग हो सके अच्छे से। clay mixed with the ingredients become the homogeneous and attain the uniform colors। अगर किसी भी पर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे, अगर उनकी परसेंटेज हमारी कम है, टेस्टिंग के बाद में हमें पता चलता है इसकी परसेंटेज कम है, अब क्या करोगे, इसमें फिर अलग से उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाओगे, उसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, शेप एंड साइज होना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन में हमारा क्या अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग क्या है, जब हम उसको जो लैंड है उससे हम खोद करके मिट्टी को अलग डालते हैं, फिर उसकी वेदरिंग के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर डिगिंग करेंगे, उसमें पानी मिलाने के बाद में उसकी गुदाई करेंगे, गुदाई के बाद उसको ब्लेंडिंग करेंगे, उसका यूनिफॉर्म साइज के लिए हम पग मिल्स का यूज करके या पैरों का यूज करके उसकी ब्लेंडिंग करते हैं। फिर क्लीनिंग करेंगे, उसमें कहीं वो तो नहीं रह गए, कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, कुछ वैसी चीजें बबल्स तो नहीं है। फिर उसके बाद में हम क्या टेम्परिंग करेंगे, है ना। और मोल्डिंग के लिए, मोल्डिंग क्या है, हम किसी भी शेप में उसको ढालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस शेप में हमको चाहिए उस साइज का हमारे पास में मोल्ड मोल्ड होगा, जिसको हम साचा कहते हैं। यूज ऑफ वुडन मोल्ड एंड स्टील मोल्ड, कहीं कहीं लकड़ी का भी बना होता है, कहीं स्टील्स का भी बना होता है। ठीक है, विच इज ओपन इन बोथ टॉप एंड बॉटम, दोनों तरफ से वो क्या है खुल ओपन रहता है। नीचे पट्टी सा होता है, उसके ऊपर एक वो भी लगा रहेगा प्रमोशंस के लिए, फ्रॉक का साइज उसके ऊपर बना रहता है। प्रिपेयर के लिए मिक्स विद द मोल्ड एंड लेवल एंड लेवल एंड एक्सेस क्वांटिटीज रिमूव्स। अब इसमें हम वो बना के एक गोंदा टाइप का बना के उसमें भरते हैं। भरने के बाद में जो लेवल करते हैं, ऊपर का जो अदर मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल, आप उसको हटा देंगे, जो एक्सेस मटेरियल्स उसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके लिफ्ट करके फिर उसको पलट देते हैं। ऐसे ही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ये हमारा क्या होता है, मोल्डिंग होती है। ठीक है, उसी टाइप से किसी भी साँचे में भर के उसको डालना। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग सब क्या है, द क्ले इज प्रिपेयर्ड एज अबव इन द सैंड फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशंस फॉलोइंग आर द टू वे ऑफ मोल्डिंग्स। हैंड मोल्डिंग्स हो गया, मशीन मोल्डिंग्स हो गया। हैंड मोल्डिंग आप ग्राउंड पे भी कर सकते हो या फिर टेबल पे भी कर सकते हो। ग्राउंड पे आपने देखा होगा, जनरली आपने ग्राउंड पे बने हुए देखा। टेबल मोल्डिंग भी एक होता है, आप टेबल पे ब्रिक लगा करके आप बना दो। उसके क्या है जो साइज है, उसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ आता है, जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद मशीन मोल्डिंग होता है। मशीन होगी, उसमें अलग अलग साइज का आप वो भरिए, भरने के बाद में साइजेस लगे रहेंगे एक साथ। लार्ज प्रोडक्शंस के लिए आप मशीन का यूज कर सकते हो। जो किले की जो आपने वो बनाया है, मिट्टी तैयार की है, उसको मशीन में भरेंगे, वो बना करके दे देती है अलग अलग साइजेस के। एक होता है आप ड्राई किले को भी आप मशीन में भरोगे, वो कंप्रेस करके प्रेशर के थ्रू ब्रिक की शेप में आपको दे देगा। ठीक है, ये 2 टाइप के मोल्डिंग्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग। जो भी ब्रिक्स आपने बनाए हैं मोल्ड के बाद में, फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। टू मेक द ग्रीन ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग एंड हैंडलिंग ड्यूरेबिलिटी एंड ड्यूरिंग स्टैकिंग इन द किन फॉर बर्निंग। अब वो क्या है, जब हम ब्रिक्स को बनाते हैं, बनाने के बाद में हमें एक हार्डनेस चाहिए। हम उसको उठा करके इधर उधर रख सकते हैं, इसीलिए स्टेप्स पे बना सकते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रॉपर हार्डनिंग चाहिए, इसीलिए। और किल में ले जाने के लिए, बर्निंग के लिए वहां तक सूटेबिलिटी हो, ऐसा नहीं आप सूखी ब्रिक को वहां तक गीली ब्रिक को आप नहीं ले जा सकते हो,
इसीलिए आप उसको थोड़ी देर के लिए सुखाएंगे, कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए। टू अलाउ द लॉस ऑफ मॉइस्चर टू शलो मॉइस्चर एट द स्लो रेट ऑफ अवॉइड द डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या है, कुछ जो मॉइस्चर होगा, जो गीला है, पानी प्रेजेंट है, आप उसको उसमें से निकालोगे। ठीक है, निकालने के बाद में जो हीट होगा वो उससे इवापोरेट कर देता है। दूसरा क्या है, टू सेव द फ्यूल बर्निंग ड्यूरिंग द बर्निंग स्टेज। इसमें क्या है, ये जो प्रोसेस है ड्राइंग का प्रोसेस, बर्निंग में जो फ्यूल होगा उसको कम करेगा, क्योंकि गीली चीज को आप इतनी जल्दी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके दो प्रोसेस होते हैं, नेचुरल ड्राइंग्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग्स। नेचुरल ड्राइंग्स में क्या होता है, हम ब्रिक्स का क्या है, जो ब्रिक्स आर आर अलाउड टू ड्राई द पोजिशन ऑफ रिलीज फ्रॉम द मोल्ड। अब पहले क्या है, सबसे पहले हमने उस ब्रिक को उसमें से, मोल्ड में से निकाला है। देन दे आर टर्न टू द स्टैंड ऑफ एजेस। फिर हम उसको ऐसा खड़ा कर, अभी तक हमारी ब्रेक ऐसे रखी हुई थी, फिर हम उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं। फिर क्या है, अरेंज इन दो स्टैक्स। अब फिर उसके बाद में आप एक स्टैक्स बनाते उसमें चले जाएंगे, और उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का स्पेस होता है। ठीक है, अब पहला जो स्टेज होगा वो एक दिन के, 1 या 2 दिन के लिए होता है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। जो तीसरा, और तीसरा जो है सेकंड, 2-3 दिन में होता है पहला स्टेज जो होगा, जो ब्रिक्स को बनाना, रखना। और दूसरे 1-2-3 दिन तक लगता है। और तीसरा जो होता है हमारा, जो लास्ट स्टेज है, वो 1 वीक तक हमारा चलता है। जो स्टैक्स आप बना देते हैं, देखा हुआ भट्टे पे बने हुए, जिसमें से एयर सर्कुलेट हमारा प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल बर्निंग के लिए, अगर हमें लार्ज प्रोडक्शंस में हमें किसी को ब्रिक्स चाहिए, हमें जल्दी से, हमें क्या उसको बर्न करना, वो करना है, क्या कहते हैं, जल्दी से हमें उसको सुखाना है, और हमें वहां तक ले जाना है, भट्टा तक ले जाना है जलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं उसमें, अलग से नेचुरल ड्राइंग इतनी जल्दी नहीं कर सकता, उसका स्लो प्रोसेस होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो टाइप से हम उसको ड्राई कर सकते हैं, हॉट ड्राई और टनल ड्राई। हॉट ड्राई क्या है, उसके सरफेस में हम क्या हीट प्रोवाइड कराएंगे, वो हीट प्रोवाइड कराने के बाद में पानी, जो मॉइस्चर होगा उसमें, वो इवापोरेट होगा। दूसरा है टनल हो गया। टनल में क्या है, हम एयर सर्कुलेट करते हैं, मेट्रो देखा है, मेट्रो जाती है, बहुत तेजी से हवा आ जाती है, तो इसीलिए हम उसमें से पानी को इजीली मॉइस्चर कर सकते हैं। टनल ड्राई आर मोर इकोनॉमिकल देन द हॉट फ्लोर ड्राइज। ठीक है, बर्निंग, this is a very important operations in the manufacturing of bricks. The up, the apart impart the hardness, strength and bricks makes the dense and durable। ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा, ये आपका ये आपका हार्डनेस भी देता है, ब्रिक्स को ड्यूरेबल्स एंड डेंस बनाता है। जो इसका जो बर्निंग टेम्परेचर होता है, वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको बर्न करते हैं। फर्स्ट इसकी 3 स्टेज होती हैं, मॉइस्चर को इवापोरेट करना, ऑर्गेनिक्स मेटल्स को से रिमूव करना, या लास्ट में ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराना। बर्निंग इज आइदर डन इन द क्लैंप और किंग्स। क्लैंप क्या है, पजावा भट्टा इसको हिंदी में कहते हैं, जो ओल्ड टाइम पे, एशियन टाइम पे यूज होते थे, या कुछ साल पहले यूज होते थे। और दूसरे आते हैं आपके किंग, जो भट्टे होते हैं हमारे, जो आज के चल रहा है। क्लैंप इज टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, और किल जो होगा परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो गए फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। जो किल होते हैं पंजाब, अब उसमें बुलखाई ट्रेंच हो गया, या फिर हॉफमैन ट्रेंच हो गया, और ये सारे ट्रेंच होते हैं जिसका हम उनको ब्रिक्स को जलाने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारे कलर आए, यूनिफॉर्म सेफ आए, साइज आए। ठीक है, थैंक यू।